हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन और आपका स्वागत है आज के पॉलिटिकल किस्सा में। आज हम जानेंगे एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ। उनके पिता एलोइस हिटलर तथा माता क्लारा हिटलर थी। इसके माता पिता के 6 बच्चे हुए, जिनमें से एडोल्फ हिटलर चौथे थे। एडोल्फ जब केवल 3 साल के थे तब उनका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी में रहने लग गए थे। तब से वे जर्मनी में ही पले बढ़े और वहीं शिक्षा प्राप्त की। एडोल्फ हिटलर बहुत ही उज्जवल बच्चे थे और अपने स्कूल में वे बहुत प्रसिद्ध भी थे। उनकी रुचि फाइन कला में थी, किंतु उनके पिता को यह पसंद बिल्कुल भी नहीं था। वे चाहते थे कि एडोल्फ टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करे और उनके पिता ने उन्हें सितंबर सन 1900 में लींज में रिलिचुअल में भेज दिए। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी फाइन कला में रुचि को खत्म कर अपने पिता के साथ झगड़ा करना पड़ा। एडोल्फ हिटलर अपने पिता के अस्थिर स्वभाव के साथ एक वैरागी, असंतुष्ट और आक्रोश बच्चे बन गए। ऐसा ही चलता रहा। फिर सन 1903 में उनके पिता एलोइस हिटलर की अचानक मृत्यु हो जाती है। हिटलर अपनी उदार और मेहनती माता के ज़्यादा करीब थे, जो कि कैंसर से पीड़ित थी। हिटलर की इस स्कूल में रुचि न होने के कारण उनका स्कूल में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। तब उनकी माता ने उन्हें यह स्कूल छोड़ देने की अनुमति दे देती है। सितंबर सन 1904 में हिटलर ने रिलिचुअल में स्टेयर में प्रवेश किया और उनकी प्रगति होती चली गई। इस समय वे 16 साल की उम्र के थे। इसके बाद एडोल्फ हिटलर ने 4 साल लींज में बिताए। फिर सन 1905 में उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया और अपने पेंटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए लींज से वियना चले गए। वहां उन्होंने फाइन कला की विनीज एकेडमिक में प्रवेश करने की कोशिश की और 2 बार खारिज कर दिए गए। दिसंबर सन 1907 में उनकी माता क्लारा हिटलर की भी निधन हो जाती है और हिटलर के परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर चले गए और हॉस्टल में रहने लगे। उन्होंने पैसे कमाने के लिए अपनी कलाकृतियों को बेचकर अपनी जीविका का छोटा सा साधन बना लिया। कहा जाता है कि उस समय वियना में प्रचलित नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह से हिटलर में सेमेटिक विरोधी के बीज बोए गए। यह भी माना जाता है कि वे युवा हिटलर ने ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकार की निंदा करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद में एक प्रारंभिक रुचि दिखाई। यह राष्ट्रवाद बाद में हिटलर की संरचनाओं की नीति में प्रमुख भूमिका अदा कर रही थी। वे वियना में अपने इन सालों के दौरान अनंत यहूदी प्रतीक पर विचार करने के लिए भी सक्षम थे। उन्होंने इस पर विश्वास करना भी शुरू कर दिया कि यहूदी सभी अराजकता, भ्रष्टाचार एवं नैतिकता में विस्मृत राजनीति और अर्थव्यवस्था के मूल्य कारण थे। फिर आती है सन 1919 की गर्मियों में हिटलर को एक साहसिक सैनिक, जिनका नाम अर्नेस्ट रोहेम था और वे वहां फौजी थे, उनकी मदद से म्यूनिक में सेना में एक राजनीतिक अधिकारी के रूप में रोजगार मिला और यहीं से उनकी राजनीतिक करियर शुरू हो जाती है। सितंबर सन 1919 में हिटलर ने तथाकथित जर्मन वर्कर्स पार्टी, राष्ट्रवादी विरोधी सेमेटिक और समाजवादी समूह की बैठक में भाग लेते हैं। उन्होंने जल्द ही इस पार्टी के सबसे लोकप्रिय, प्रभावशाली वक्ता और प्रचारक के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया और सन 1921 से कुछ 6000 नाटकीय रूप से अपनी सदस्यता बढ़ाने लग गए। उसी साल अप्रैल में वे राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता बन गए और इस पार्टी का ऑफिशियल नाम नाजी पार्टी था। हिटलर ने बाद के वर्षों में आर्थिक स्थिति को हटाकर पार्टी में तेजी से विकास के लिए योगदान दिया।
सन 1922 के अंत में हिटलर बवेरियन और जर्मन राजनीति में एक मजबूत ताकत के रूप में कुछ 56,000 सदस्यों और समर्थकों के साथ सामने आए। हिटलर ने बर्लिन सरकार की खुद की पराजय के लिए संकट की स्थिति का उपयोग करने के लिए आशा व्यक्त की। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नवंबर सन 1922 के नाजी बियर हॉल क्रांति का मंचन किया, जिसके द्वारा उन्होंने रूढ़िवादी राष्ट्रवादी बवेरियन सरकार को बर्लिन पर मार्च में उनका सहयोग करने के लिए मजबूर किया। हालांकि यह कोशिश नाकामयाबी रही। हिटलर ने देशद्रोह करने की भी कोशिश की और इसके लिए उन्हें लैंडसबर्ग के पुराने किले में 1 साल के कारावास की बजाय हल्की सजा दी गई। कुछ समय पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया और अपनी रिहाई के बाद हिटलर ने ईमानदार फॉलोअर के एक समूह के आसपास ही पार्टी का पुनर्गठन किया, जो कि नाजी आंदोलन और राज्य के केंद्र बने रहने के लिए था। उन्होंने कई सारे राज्यों को अपनी तरफ कर लिया। इस तरह उनकी ताकत बढ़ती चली गई और उनका राजनीतिक करियर चलता रहा। आगे विश्व युद्ध में हिटलर का सबसे बड़ा अपराध यह था कि वे अपना आधिपत्य पूरे विश्व में जमाना चाहते थे। उन्हें इस विश्व युद्ध के छिड़ने का सबसे बड़ा कारण भी यही था, क्योंकि इस युद्ध में कई सारे लोग मारे गए और कई कोने के घर बर्बाद हो गए। हिटलर बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, उसे किसी का भय नहीं था। हिटलर की युद्ध में सबसे बड़ी हार तब हुई जब कुछ समय बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। इससे हिटलर की नीति डामाडोल होने लगी, क्योंकि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे और उनकी इस युद्ध में हार हो गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता रहा, हिटलर के युद्ध के दौरान आतंक कम होने लगा और उनकी जीत हार में परिवर्तित होने लगी। उनके युद्ध के प्रयास विफल होते चले गए। उन्होंने अपने सैन्य सलाहकारों से सलाह को सुनना इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें पूरी तरह से युद्ध में असफलता मिलने लगी। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने से उनकी ताकत कम होने लगी। उन्होंने जिन जिन राज्यों में अपना आधिपत्य जमाया था, वे उनके हाथ से निकलते चले गए। इस तरह इनकी हार के साथ साथ जर्मनी की भी हार होती चली गई। उनको यह सब सहन न हुआ और वे हताश होते हुए बर्लिन में अपनी हार के अंतिम चरण में प्रवेश किए। जब रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया, तब उनकी पूरी तरह से हार हो गई। उन्होंने 30 अप्रैल सन 1945 की देर रात को आत्महत्या कर ली और वे इस दुनिया के से विदा ले गए। इतने में ही आज की किस्सों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।